हेलो एवरीवन, आई एम रीति सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बेसिक्स एंड फेट ऑफ पायरुवेट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, देन यू कैन स्विच टू दी पार्ट सेकेंड। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं आपसे ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप बेसिक्स को नहीं जानेंगे, यानी ग्लाइकोलिसिस के बेसिक्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक्स को जानिए, उसके बाद आप 10 स्टेप्स को देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है वो है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कंटेनिंग का होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये चेंज होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। अब ये जिसकी हेल्प से इसका कन्वर्जन हो रहा है, जिस एंजाइम की हेल्प से, वो है हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एटीपी चेंज एडीपी। यहाँ पे एटीपी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब ये जो अपना हेक्सोकाइनेज का मतलब ये होता है कि फास्फेट का एडिशन, मतलब फास्फेट इसमें ऐड होता है, काइनेज का मतलब होता है। तो ये एटीपी क्या करता है कि अपना एक फास्फेट ग्लूकोज को देकर, और जो प्रोडक्ट इसमें बनता है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है फिर चेंज होता है किसमें, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये भी क्या होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग का होता है। और जिस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्जन होता है वो है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। इसकी हेल्प से इसमें ये चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि हेक्सोकाइनेज की हेल्प से तो ये चेंज होता है, लेकिन इसमें इसका जो फंक्शन करता है वो है Mg2+, यदि मैग्नीशियम की इसमें मैग्नीशियम जो है फंक्शन कर रहा होता है। तो अब ये मैंने बताया कि चेंज होता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग का होता है। और किस एंजाइम की हेल्प से, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये अब यहाँ पे देखिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि ये रिवर्स मतलब बैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल है, और यहाँ पे रिवर्सिबल है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब कि अब किस एंजाइम की हेल्प से, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज फर्स्ट, और इसमें एटीपी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, और एडीपी में चेंज हो रहा है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक बार फिर से आता है यहाँ पे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि क्या होता है 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। यहाँ पे आप देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग चला आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग हो रहा है, और किस एंजाइम की हेल्प से, एल्डोलेज। लेकिन इसके साथ साथ ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ साथ एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसमें बनता है, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। अब ये इसके साथ चला आता है, और इसका फिर चेंज होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये पुराने वाले ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ मिल करके, मतलब कि क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब न्यू एक बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि क्या होता है 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 6 कार्बन कंटेनिंग होता है ग्लूकोज में, तो इसे हेक्सोज कहता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि उसमें क्या होता है, हेक्सोज, फिर ट्रायोज, ऐसे से ये चेंज होता रहता है। तो जहाँ 6 कार्बन कंटेनिंग उसे हेक्सोज बोलेंगे, और जहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग है वहाँ पे से ट्रायोज बोलेंगे। अब ये जो आपका 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये चेंज होता है, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस फिर से आता है, और फिर ये चेंज होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन, ये 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल 1,3 से हम पढ़ेंगे। अब जो इसमें बात होती है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीआई, इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि ये भी ऐड होता है इसमें, तो 2 PI इसमें ऐड हो जाता है, और किस एंजाइम की हेल्प से, ग्लिसरैल्डिहाइड
थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की हेल्प से ये चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट है, ये चेंज होता है, रिवर्सिबल जो प्रोसेस है ये चला आ रहा है और ये चेंज होता है आपका 3-फास्फोग्लिसरेट में। तो ये 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है और किस एंजाइम की हेल्प से? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये काइनेज आता है, कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे काइनेज है यानी फॉस्फेट का मतलब ऐड होता है और उसमें क्या हो रहा है कि 2 ADP क्या हो रहा है इसमें, मतलब कि इसमें 2 ADP का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। तो इसमें 2 ADP का जनरेशन होता है और 2 ADP का जनरेशन होता है और सॉरी, इसमें 2 ATP का जनरेशन होता है यानी फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 ADP चेंज होता है आपका 2 ATP में, यानी ATP का इसमें प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ और इसको एक नाम और दे सकते हैं, वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही होता है कि ATP का प्रोडक्शन होना। तो ठीक है, अब ये जो होता है आपका 3-फास्फोग्लिसरेट चेंज होता है आपका 2 फास्फोग्लिसरेट, यानी ये 2 मॉलिक्यूल का होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। अब ये इसमें चेंज होता है, किस एंजाइम की हेल्प से होता है? म्यूटेज की हेल्प से ये 2 मॉलिक्यूल 2-फास्फोग्लिसरेट की हेल्प से ये चेंज होता है। अब ये आपका यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 to 5 और 6 to 10 में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। एक में क्या होता है, एनर्जी जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, एक जगह क्या हो रहा है, एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है। तो जहाँ पे ATP यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे ATP का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जहाँ पे 2 ATP यानी प्रोडक्शन या जनरेशन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है। अब आप ये देखिए कि ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट यानी जो 3 कार्बन कंटेनिंग का है, ये चेंज होता है आपका 2-फास्फोएनॉयल पायरुवेट, मतलब 2-फास्फोएनॉयल पायरुवेट में चेंज होता है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। और किस एंजाइम की हेल्प से? एनोलेज की सहायता से, मतलब हेल्प से फास्फोएनॉयल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल H2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब इसमें फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक तो आपका Mg2+ और एक Mn2+, मतलब मैग्नीशियम भी या फिर मैग्नीज भी। तो अब ये 2-फास्फोएनॉयल पायरुवेट, तो अब ये जो 2-फास्फोएनॉयल पायरुवेट है ये 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। अब ये चेंज होता है 2-पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग, मतलब ये जो पायरुवेट आपका 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बार फिर से यानी कि 2 ADP चेंज होता है 2 ATP में, यानी पे फिर से ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आता है वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी ये जो काइनेज होता है ये आपका ATP की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे किस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, पायरुवेट काइनेज की हेल्प से ये 2-पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग में चेंज होता है। अब ये आपका किस फंक्शन से होता है, तो ये आपका K+, Mg2+ या फिर Mn2+, मतलब इसे हम K+ के साथ Mg2+ भी ले सकते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, या फिर K+ के साथ मैग्नीज भी ले सकते हैं यानी Mn2+। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताना भूल गई मैं कि ये जो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट जब चेंज होता है 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरेट में 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है, तो यहाँ पे 2NAD+ चेंज होता है 2NADH, मतलब यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-पायरुवेट का बताया, ये जो सबसे एंड प्रोसेस होता है यानी 10 स्टेप्स होता है। मैंने यहाँ पे स्टेप्स वाइज करके रखा है कि पहला स्टेप्स आपका क्या है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 में क्या होता है आपका, फाइनली आपको 2-पायरुवेट मिल जाता है और जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें कि कहाँ पे ATP यूटिलाइजेशन हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, तो अगर कैलकुलेशन के उस पर देखें तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या ATP कहाँ यूज़ हुआ, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है -2 ATP, यानी कि 2 ATP का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ।
तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट प्रोसेस में देखें, फर्स्ट जो पार्टिसिपेशन होता है वहाँ पे क्या होता है 2 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ और फिर वो चेंज हुआ ADP में। तो यहाँ पे 2 ATP का क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ। अब 4 ATP, अब 4 ATP कहाँ पे जनरेट हुआ, तो यहाँ पे देखें 2 ADP चेंज होता है 2 ATP में, 2 ADP चेंज हुआ आपका 2 ATP में, यहाँ पे ATP का जनरेशन हुआ, यानी ATP का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे एक बना और एक कहाँ पे बना आपका, सबसे लास्ट स्टेज में 2 ADP चेंज हुआ आपका 2 ATP में। तो 2 और 2 यहाँ पे 2 हुआ, तो यहाँ पे मैंने प्लस 4 ATP क्या हुआ यहाँ पे जनरेट किया। अब ये प्लस माइनस 2 ATP प्लस 4 ATP। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 NADH, कहाँ पे 2 NADH का जनरेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2 NAD प्लस चेंज होता है आपका 2 NADH में, तो यहाँ भी NADH का क्या हुआ, जनरेट हुआ। हम इस प्लस 2 NADH को चेंज कर सकते हैं ATP में। तो 1 NADH इक्वल टू क्या होता है 2.5 ATP, ठीक है। अब ये 2.5 ATP हुआ, तो अब 2 NADH इक्वल टू, अब ये 4 ATP हुआ, अब माइनस 4 मतलब 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 2 ही बचा ना, तो 2 NADH इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 ATP, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये 5 ATP यहाँ पे आया, तो अब हम जब यहाँ पे से मैंने 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 ATP आपका बचा ना, तो 2 ATP जब हमने NADH को यानी 2 NADH को हमने जब ATP में चेंज किया तो कितना हो गया हमारा 5 ATP हुआ। तो 2 ATP प्लस 5 ATP इक्वल टू 7 ATP, यानी जो हमारा फाइनल 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट जो होता है वो पूरा कितना ATP होता है आपका। तो यहाँ मैंने लिख लिया हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट इक्वल टू 7 ATP। तो पूरा जो ग्लाइकोलिसिस एक बार चला तो कितना ATP आपको मिला, 7 ATP आपको मिल गया। तो चलिए आज का ये कैलकुलेशन और ये पाथवे आपका रहा। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का जब प्रोडक्शन हुआ तो 7 ATP गेन हुआ। तो जो कि पायरुवेट जो होता है आपका 3 कार्बन कंटेनिंग का होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एनर्जी इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ और पे ऑफ फेज में ATP का जनरेशन हुआ, तो इसमें कहाँ ATP यूज़ हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।